गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। राहुल कह रहे हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड की वीडियो बना दो, बना दूंगी, वो तो बनती है हर साल, डोंट वरी। है ना, अभी तो आप बैच में पढ़ते जाओ यार, कर लो टॉपिक। देखिएगा, कोई कह रहा पिंपल्स हो गए हैं। इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान है आपका, है। मैंने कुछ दिन वो माइग्रेन वाली दवाई खाई है, शायद पता नहीं उसका असर है, जो भी है। एनीवे, करें, शुरू करें। बहुत बढ़िया, तबीयत बेटर है सभी को। गुड इवनिंग भाई। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आज डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। यानी हमने इस पे बात कर ली कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पे, और हाँ हुमा, और इसके अलावा हमने उसके अलावा बात की है किस पे, इसको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। और ये है आपका आज जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज। कई लोग जो है चाइल्डहुड को मानते हैं, उसमें भी लेटर चाइल्डहुड को। एनीवे, तो वो जनरली नहीं पूछा जाएगा, वो अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसका आखिरी टॉपिक है। फिर आपका डेवलपमेंट जो कि एक 4 नंबर का टॉपिक आप मान के चलते हैं, लगभग पूछ लिया जाता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी आनुवंशिकता और वातावरण, ये एक सब टॉपिक है। ये अपने आप में एक डिबेट भी है बहुत बड़ी। जब हम चर्चा कर रहे थे डेवलपमेंटल डिबेट्स की, तो हमने बात की थी सबसे जो बड़ी डिबेट जिसको हम मानते हैं, एक ब्रॉड डिबेट मानते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर को। क्या मानते हैं? नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब प्रकृति है और नर्चर का मतलब पोषण है। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, और हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं प्रकृति पोषण विवाद। नेचर का मतलब है प्रकृति, और पोषण मतलब नर्चर, जो आपको एनवायरनमेंट से मिलेगा। इसको आप आनुवंशिकता आनुवंशिकता बनाम आनुवंशिकता बनाम वातावरण की बहस भी कह सकते हैं। बनाम वातावरण, ठीक है ना, वातावरण। अगर आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, यानी हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है, वो हो जाएगा श्री, इसका सिंपल मतलब है, पीपीटी नहीं मिलती है किसी को भी, कोई सेंस नहीं है पीपीटी देने का जब मैं आपको बाइलिंगुअल नोट्स देती हूँ। अब इधर उधर की बातें छोड़ के चुपचाप से इधर आ जाओ, पहले टॉपिक पढ़ लो पूरा, फिर एंड में बात करना आप जो भी बात करनी है, कोई बात नहीं है ना। इस टाइम पे सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे या तो नहीं पूछोगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो नेचर वर्सेस डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट और हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट, ये एक ही है। बेसिकली सिंपल मतलब है कि जेनेटिक्स आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका वातावरण या आपका पोषण, जो आपको खाना पीना जिस मेथड से पढ़ाया जा रहा है, जिस जलवायु में रखा जा रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये बहस है, कोई भी डेवलपमेंट की जो डिबेट होती है, विकास की कोई भी जो बहस है, वो अंतहीन होती है। वो इसीलिए वर्सेस या डिबेट कही जा रही है क्योंकि वो एंडलेस है, वो चलती रहेगी। दोनों ही पक्षों के बारे में इनफ एविडेंस होगा, दोनों ही पक्षों को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, दोनों ही पक्षों के दोनों पक्षों में लोग होंगे जो दूसरे को गलत मानते होंगे, पहले को सही मानते होंगे। तो यहाँ पे ये एक डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर की। दूसरी डिबेट आपको पता ही है कि कॉन्टिन्यूस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूस होता है विकास, तो वो भी अंतहीन है। फिर अगर ज़्यादातर लोग कॉन्टिन्यूस मानते हैं, लेकिन वो भी एंडलेस डिबेट है। फिर इसके अलावा आपकी एक डिबेट है किसकी, अर्ली वर्सेस लेटर चाइल्डहुड, अर्ली वर्सेस लेटर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस की, कि जो शुरुआती साल हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले से। इसमें भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हाँ, शुरुआती साल जो हैं जीवन के, जो 6-7 साल हैं, 12 साल तक, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी के सालों से, क्योंकि उनका इम्पैक्ट ऐसा है जो आप बाद में अंडू नहीं कर सकते। यानी कंट्रोल+Z दबा करके, कंट्रोल+Z करके आप अंडू नहीं कर सकते कि बचपन में अगर खाना नहीं मिला और बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि बाद में बहुत सारा खाना आप 18 साल की उम्र में दे देंगे तो जो कमी रह गई थी, कुपोषण हो गया था बचपन में, वो फुलफिल हो जाएगा। तो जो अर्ली डेप्रीवेशन है, यानी अगर बच्चा वंचित रहा है, तो वो बाद में आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, उसको आप मिटा नहीं सकते उसकी कमी को। अगर बढ़ती उम्र में ठीक से माहौल नहीं मिला है, या न्यूट्रिशन नहीं मिला है, या कोई मेथड गड़बड़ हो गया है, कोई डिजीज हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमेशा रहता है, ठीक है ना।
फिर अगर हम गुलाम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी बेसिक डिबेट्स हैं, जो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस की इंपॉर्टेंस, आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको लर्निंग एंड मैचुरेशन की डिबेट भी बोल देते हैं, जिसमें से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी, नेचर वर्सेस नर्चर की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। ये कह रहे हैं कि जो जेनेटिक्स हैं आपके, यानी जीन्स हैं जो आपको हेरिडिटी से मिले हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो एनवायरनमेंट आपको खाना पीना मेथड्स या माहौल दे रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसे देखा जाए, जो अमेरिका का एवरेज बच्चा होगा उसकी इन्वायरमेंट की वजह से उसकी जो स्मार्टनेस है या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें अंतर होगा यहाँ के मुकाबले, या डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशन में। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का रोल है। तो ये एंडलेस डिबेट है, ठीक है ना। इसी को हम पढ़ने वाले हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जाननी है कि ये जो नेचर वर्सेज नर्चर है, इसमें जो नेचर वाला पार्ट है, यानी जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, वो स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक होता है, यानी स्थिर होता है, यानी आप बदल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? आप बदल नहीं सकते अपने नेचर को या अपनी हेरिडिटी को। आप नर्चर को बदल सकते हो। नर्चर बोले तो ये एनवायरमेंट है, या हम कहें ये डायनेमिक है। एनवायरमेंट तो आप बदल लोगे ना, आज आप गांव में रहते हो, कल शहर में रह सकते हो, कल शहर में रहते हो, परसों गांव में रह सकते हो, है ना। गांव से अमेरिका जा सकते हो, जहां आपका मन करे। डायनेमिक यानी परिवर्तनशील है। क्या है ये? परिवर्तनशील है। बात सही है? तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, नर्चर की या एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट को चेंज किया जा सकता है, चेंजेबल है। आज आप एक स्कूल में दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, एक टीचर से पढ़ते हैं, कल दूसरे से पढ़ सकते हैं, है ना। आप किताब पढ़ रहे हैं, कल आप वीडियो देख सकते हैं। एनवायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं। आज ये खाना खाते हैं, मान लीजिए जंक फूड खा रहे हैं, कल से आप क्लीन खाने लग जाइए, है ना। अगर आपको एक जिम पसंद नहीं आ रहा, दूसरे जिम चले जाइए। एक स्पोर्ट पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा स्पोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। मतलब कि एनवायरमेंट में जो है आप चेंज करते रह सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद गीता जी, है ना। कह रही है मैं 40+ हूँ, मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। लेकिन अब आ जाइए इधर, पढ़ते हैं। तो डायनेमिक मतलब चेंजेबल है, अडेप्टेबल है, परिवर्तन संभव है। एनवायरमेंट में तो आप चेंज करते रह सकते हो, अमेंडेबल है। लेकिन जेनेटिक्स में स्थिरता पाई जाती है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। अगर मैं कहूं एक लंबे समय तक, बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके डीएनए में या थोड़े बहुत चेंजेस आपके आते हैं विद टाइम, नॉर्मली चेंज नहीं आता। नेचर या हेरिडिटी फिक्स है। आपकी आंखों का रंग बदल नहीं जाएगा कल। आप आंखों के रंग को बदलने के लिए लेंस का यूज कर लें, है ना। कई लोग होते हैं ना, शादी वादी में जाते हैं तो प्रॉपर वो अलग अलग तरह के लेंस, अलग अलग तरह की पलकें लगा के जाते हैं, बट एक्चुअल में नहीं बदलेगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते मम्मी के पास जाकर के कि मम्मी मम्मी ब्लू आईज चाहिए, हिप्नोटाइज करना है। संभावना नहीं है कि मम्मी जो है ब्लू आईज अब कुछ कर पाए उसमें, या उनके ही जेनेटिक मेकअप में नहीं थी तो आपको कहां से मिलेंगी। समझ रहे हो ना। तो आंखों का रंग हुआ, आपके बालों का रंग हुआ, या टाइप हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर हुआ, तो ये सब चीजें जो भी हेरिडिटी से तय होती हैं उनमें परिवर्तन ऐसे संभव नहीं है। हेरिडिटी जो है वो क्या है? एक स्टैटिक फैक्टर है। क्या है? एक स्टैटिक फैक्टर है, एक फिक्स्ड फैक्टर है। और ये कहा जाता है कि जो हेरिडिटी है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। हेरिडिटी क्या करती है? हेरिडिटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर सक्सेस और रॉ मटेरियल फॉर डेवलपमेंट। रॉ मटेरियल फॉर डेवलपमेंट। तो जो आनुवांशिकता है वो आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, किसके लिए? विकास के लिए। विकास होने के लिए, भाई जैसे हम कहते हैं ना कोई बिल्डिंग बन रही है आपकी, तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, ईंटें चाहिए होंगी, रोड़ी बदरपुर जिसको हम कंक्रीट मटेरियल कहते हैं, वो सब चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, तो वो रॉ मटेरियल के जैसा है, ठीक है ना। मतलब अगर रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, ये सब नहीं है, पानी नहीं है, सीमेंट नहीं है, ईंटें नहीं है, कैसे आप बिल्डिंग बना दोगे? तो अगर हेरिडिटी में ही बिल्कुल 25 IQ है बच्चे का, या हेरिडेटरी क्षमता है ही नहीं कुछ करने की, तो ऐसा नहीं हो सकता आप कितना भी बढ़िया एनवायरमेंट दे दें कि वो एकदम से बदल जाएगा। तो एक बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती है हेरिडिटी, जिसके ऊपर एनवायरमेंट अगर अच्छे से मिले तो बच्चा जो है बहुत हद तक विकसित हो सकता है। ठीक, तो हम कहते हैं ये बेसिस प्रोवाइड कर देती है डेवलपमेंट के लिए, आधार दे देती है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट तय कर देती है, दूसरे शब्दों में कहें तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तय कर देती है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट
तय हो जाती है हेरिडिटी के चलते कि भाई दुनिया में 2-3% ही लोग हैं जिनका आईक्यू एकदम गिफ्टेड वाला है ना, 140 प्लस 130 प्लस है, और 2-3% ही लोग हैं जो एकदम जो हैं वो क्या है, इडियट या एकदम नीचे वाली जो कैटेगरी है ना, जिस 25 से कम है या बॉर्डर लाइन से भी कम है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग एवरेज आईक्यू ही रखते हैं। अब उनके एनवायरमेंट पे, उनके हार्डवर्क पे, इन सब पे डिपेंड करेगा कि वो ये जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट है इसके बीच में वो यहां लैंड करेंगे। भाई एक व्यक्ति जो मान लीजिए अभी मैं अंजू यादव जी से मिली थी, डीएसपी बनी है वो यहाँ राजस्थान में, है ना, या मेरा एक दोस्त है रवि कुमार सिहाग, तो उन्होंने अभी उसकी शादी में गई थी तो मुझे यही एग्जाम्पल आ रहा है याद। तो वो अपने श्री गंगानगर से जो है दिल्ली आए और एसएससी की तैयारी करने आए। किसी ने बताया होगा गांव में एसएससी की तैयारी होती है दिल्ली में और नौकरी मिलती है। पहली बार में उन्होंने एसएससी निकाल दिया, फिर उन्हें किसी ने बताया या उनको लगा कि यार यूपीएससी भी एक एग्जाम है, ये भी दे सकते हैं, है ना, तो उन्होंने मेहनत की उस चीज के लिए, मेहनत की, पहली बार में यूपीएससी भी निकल गया, फिर दूसरी बार में निकल गया, लेकिन फिर आईएएस चाहिए था, तो तीसरी बार में 18 रैंक ले आए। ये जो रॉ मटेरियल है ये हेरिडिटी ने दे दिया, लेकिन ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट तय हो गई। अब एनवायरमेंट का गेम है, चाहते तो एसएससी पे रुक जाते, नौकरी तो मिल ही गई थी, चाहती तो अंजू यादव टीचर बन के रुक जाती, उनको ठीक लगता, सेटिस्फाइड होती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उन्होंने वो जॉब की, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको वो पावर वाली जॉब चाहिए थी कि कोई भी उन्हें ऐसे ही कुछ भी ना कह के चला जाए। दुखद बात यह हमारे देश में कि ठीक है सरकारी टीचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, या सरकारी नौकरी की, किसी भी सरकारी नौकरी की अच्छी खासा महत्व है और टीचिंग तो उसमें से बहुत ही नोबल हम मानते हैं, लेकिन सैडली पावर कुछ नहीं है ना, कि वो कहीं काम कर रही थी, उनको लोग जो है ससुराल पक्ष से दिक्कत थी, वो परेशान करके चले जाते थे वहां पे, तो वो वाला पक्ष मिसिंग था। तो चाहती तो यहां पे बीच में कहीं रुक सकता था इंसान, भाई सीटेट दे दिया, रुक गए। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एफर्ट लगेगा, तो ये आप लोअर लिमिट तय हो गई कि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और खाना खिलाएगा, आईक्यू 25 नहीं है आपका, रिटार्डेड नहीं है आप, और अपर लिमिट भी तय हो गई कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आइंस्टीन बन जाओगे अगर एवरेज आईक्यू है तो, लेकिन बीच में आप, और ज्यादातर लोगों का एवरेज आईक्यू है, मोर देन अराउंड 60% लोगों का आईक्यू एवरेज है 90 से 110। तो अब सारा गेम है आपकी मेहनत का, कितना करेज आप रखते हो, कितना मेहनत आप कर सकते हो, कितना बेहतर एनवायरमेंट आप ले सकते हो, या एफर्ट कितना कर सकते हो। तो ये तो यहां भी रुक जाता। अब आप ऊपर और नीचे, ये जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, इन दोनों के बीच में कहां जाके रुकेंगे, ये सारा गेम एनवायरमेंट का है। और एनवायरमेंट में आपका मन किस चीज से इंस्पायर होता है, आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, है ना, वो सब एनवायरमेंट का ही पार्ट है। बात सही है ना, क्लियर है। अगर आप चाहें तो आप कहते हैं नहीं नहीं यार मेरे से कहां होगा, इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं, टॉपर्स भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ठीक है ना, इतना टाइम थोड़ी प्रवेश, बीच बीच में करा तो रही हूं, कहां रहते हो आप लोग। हाँ बुरा। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो कहानी है ये फिर आपके एफर्ट की है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट तय कर दी, रॉ मटेरियल दे दिया हेरिडिटी ने। ऐसा नहीं कि आप रिटायर्ड हैं तो आपका ध्यान भी कोई और रखेगा, खाना भी कोई और देगा आपको, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल, आपको आईक्यू एकदम एवरेज मिला है और आप अचानक से कोई रिसर्च या कोई साइंटिफिक काम कर जाएंगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। रिजवान मैंने ली नहीं थी जॉब, तो ये एक बात हुई। तो अगर हम यहां देख रहे हैं तो ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल है ये आपको हेरिडिटी से मिला है। अब इसके बीच में आप खेलते रहेंगे, वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हेरिडिटी सेट्स द लिमिट कि आप कितना फार जा सकते हैं, हाउ फार यू कैन गो। तो हेरिडिटी डिसाइड्स और हेरिडिटी सेट्स द लिमिट और डिसाइड्स how far you can go, how far you can go। बात सही है नहीं, कितना दूर आप जा सकते हैं, मतलब संभावना की बात हो रही है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अब आपके एनवायरमेंट पे, आपके एफर्ट पे निर्भर करेगा कि कितना दूर जा सकते हैं। एक ऑप्शन आता है कि हाउ फार यू विल गो, हाउ फार यू विल गो कोई नहीं बता सकता, हाउ फार यू विल गो। तो यू विल का मतलब हो गया कि पक्का पता ही है कि इतना दूर चले जाओगे। भाई आपका आईक्यू चाहे 140 भी है, और अगर माहौल ठीक नहीं मिला या आप नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप शायद पहुंच सकते थे,
समझते हो ना? तो हाउ फार यू विल गो नहीं डिसाइड करेगी हेरिडिटी, नो, हाउ फार यू कैन गो। भाई संभावना है कि आप एफर्ट मारेंगे, आपको रॉ मटेरियल मिल गया है तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसमें आप कहां तक पहुंचेंगे इस बात की संभावना तय कर रही है हेरिडिटी। लेकिन बेसिक रॉ मटेरियल दे दे रही है आपको, चूना, पत्थर, कंक्रीट, ईंट, सीमेंट, बिल्डिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी। देख रहे हो? तो ये हाउ फार यू विल गो नहीं डिसाइड कर सकती हेरिडिटी, हेरिडिटी डिसाइड करेगी हाउ फार यू कैन गो, कितना दूर आप जा सकते हैं, डेवलपमेंट की प्रक्रिया कितना दूर तक जा सकती है। देख रहे हो आपके एफर्ट पे कितना कुछ बेस्ड है ना? कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको डॉक्टर ने कह दिया था, या कई बार ऐसी सिचुएशन बनी कि अब नहीं चल पाएंगे या अब ये काम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बेहतरीन काम किए विल पावर से अपनी, है ना? ह्यूमन ब्रेन कितना, ये आपकी विल पावर कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो आप लोगों की कहानियां पढ़िए आपको पता लगेगा। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो हेरिडिटी अगर बाय डेफिनेशन देखें तो क्या है? स्टैटिक है, एक तो हमें पता है कि फिक्स्ड है हेरिडिटी, आप चेंज तो नहीं कर सकते, कि जो आईक्यू आपको मिल गया अचानक से चेंज नहीं कर दोगे ना रातों रात, थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा आईक्यू का। ये हेरिडिटी निर्धारित करती है, आपका आईक्यू हुआ, आपका टेम्परामेंट जिसको हम स्वभाव कहते हैं, वो आपकी हेरिडिटी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, ये सब हेरिडिटी जो है निर्धारित करती है। ठीक, तो हेरिडिटी या आनुवंशिकता की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी वो सभी गुण जो व्यक्ति ने या बच्चे ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, यानी विरासत में मिले हैं। आपको आपकी आवाज विरासत में मिली है, आपका इसमें जीरो योगदान है कि मेरी मदर से मेरी आवाज यदि मिलती है, मैच करती है, मेरी शक्ल एकदम मेरी मदर जैसी है, इसमें मैंने, या मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेरे फादर जैसा है ना? तो इसमें अंजनी क्या डिसाइड करेगा? ये हेरिडिटी डिसाइड कर रही है। अब मैं क्या देखूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी, मैं कैसे बिहेव करूंगी, मेरी वोकैबुलरी क्या होगी, ये सब जो है एनवायरमेंट, काफी इन्फ्लुएंस इसमें एनवायरमेंट का होगा। लेकिन मैं अपनी आवाज को चेंज नहीं कर सकती, मैं मॉड्यूलेट कर सकती हूँ, मतलब उतार चढ़ाव उसमें, पतली मोटी, उस तरह से थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, बट जो हार्डकोर बेस है आवाज का वो हेरिडेटरी है। बहुत बढ़िया पूछा। तो इनहेरिटेड है, इसमें मेरा क्या काम है? भाई मेरी शक्ल में मेरा योगदान जीरो है, क्योंकि इनहेरिटेंस से आई है वो। मेरी बॉडी स्ट्रक्चर में मेरा योगदान जीरो है। हाँ, मेरे मोटापे, पतले में, मोटे होने में, पतले होने में मेरा योगदान हो सकता है, कि हो सकता है मैं बैठ के जंक फूड खा रही हूं तो मैं 120 किलो भी हो जाऊंगी एक दिन, है ना? और अगर मैं ध्यान रख रही हूं, अपना एक्सरसाइज कर रही हूं और सोच समझ करके खा रही हूं तो इसमें मेरा योगदान है। लेकिन आपका बॉडी का स्ट्रक्चर लोगों का कई बार हेरिडिटी से जो है वो निर्धारित होता है ना? वो पूरी तरह से नहीं, बट आपका बॉडी टाइप जो है वो हेरिडिटरी से ही प्रभावित है कहीं ना कहीं, कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, लेकिन कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है या जल्दी मोटे होते हैं, हल्का खाते हैं, लेकिन वो बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जानती हूं ऐसे कई लोगों को। आप विराट कोहली का एग्जांपल सुनते होंगे, वो बताते हैं कि मैं तो छोले भटूरे और ये सब खाता था और मुझे तो जरा सा भी खाना जो है बिल्कुल फैट चढ़ता था। और ऐसे मेरे एक दो दोस्त भी हैं, लेकिन वो लोग जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, आज एकदम ठीक है। जबकि हेरिडेटरी अगर देखा जाए तो उनकी टेंडेंसी है बॉडी की कि वेट गेन जल्दी होता है, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट में तो सही है। तो ये इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, विरासत में मिला है आपको। हेरिडिटी से जो चीजें मिली हैं उसमें आपका जीरो, हेरिडिटी पे ज्यादा निर्भर करता है तनिषा आईक्यू। वो आईक्यू अनफोल्ड कैसे होगा एनवायरमेंट में, आप कितना दूर तक जाएंगे अच्छे आईक्यू के बावजूद, पता नहीं कितना टैलेंट। ये कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कितने लोग उस समय एग्जिस्ट करते होंगे जो मिट्टी में कहीं दब गए, जिनको टैलेंट बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अगर विराट कोहली दिल्ली में ना रहते या उनके घर वालों ने वो माहौल नहीं दिया होता जिसमें वो खेल पाए, जिसमें वो ट्रेनिंग पे जा पाए, तो विराट कोहली ना बन पाते। हो सकता है और भी देश में पता नहीं कितने टैलेंटेड प्लेयर रहे हों, सही एनवायरमेंट ना मिलने के कारण, या फिर एनवायरमेंट मिल गया हो और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, उसके कारण वो टैलेंट उस तरह से बाहर नहीं निकल पाया। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ जाते हैं जिसको फिर लोग लक बोल देते हैं, तब जाके बात बनती है। मैं गांव से दिल्ली ना आती, हो सकता है चीजें जहां तक पहुंची हैं वैसे नहीं पहुंचती, है ना? हो सकता है कुछ और कर रही होती, यू नेवर नो। तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का बहुत रोल है, लेकिन ये जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, आंखों का रंग है, बालों का टाइप है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी आवाज है, हमारी शक्ल है, इन सब में जो है हेरिडिटी का योगदान ज्यादा रहता है। ये हेरिडिटी जो हमें विरासत में मिली है, इसमें हमारा कोई भी ऐसा हमने कुछ किया नहीं है, हमें पुराने हमारे जीन्स से जो मिला है वो हेरिडिटी है।
हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी मानव व्यक्तित्व के लिए आधार प्रदान करती है हेरिडिटी, जो बात हमने अभी की। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विद। भाई जो आनुवंशिकता है वो क्या है, जिसके साथ आपका जन्म हुआ है। यानी हेरिडिटी तो आपके अंदर जब से आप जाइगोट की फॉर्म में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे जो है फर्टिलाइजेशन के समय एग और स्पर्म सेल के मिलने से क्या है, आपका एक फर्टिलाइज्ड सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं, निषेचित अंडा, वो बनता है। और उसमें आपकी कैसे हेरिडिटी निर्धारित हो जाती है, आपके जीन्स उसमें होते हैं, क्रोमोसोम्स के माध्यम से आपके जीन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। बात सही है नहीं है? हाँ देखो, इसी पे आएंगे आशुतोष। परसेंटेज कोई भी तय नहीं कर सकता कि 50% हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है कि 50% एनवायरमेंट, नो बडी कैन से दैट। कुछ क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा हावी होता है, कुछ में हेरिडिटी। आंखों के रंग में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित है, आईक्यू के स्कोर में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित है। कितना बढ़िया टीचिंग मेथड मिला, कितनी स्किल्स सिखाई गई, कैसा न्यूट्रिशन मिला, इसमें एनवायरमेंट का रोल है। समझ रहे हो बात को? तो आनुवंशिकता की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आधार प्रदान करती है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में या उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, ये एक बेस तैयार कर देती है। बात सही है? चलिए, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स causes fertilization of the ovum. The fertilized egg is known as zygote. मतलब गर्भाधान के समय जो यूनियन है, मिलना है किसका, मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स का। जर्म सेल्स जिनको हम गैमेट भी बोलते हैं, बेसिकली स्पर्म और ओवम के मिलने से निषेचित अंडा या फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो गर्भाधान के समय नर और मादा की जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जाइगोट। अब जाइगोट में होते हैं आपके 23 पेयर, 20, यानी आप जानते हैं मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्म कह रहे हैं और फीमेल जर्म सेल्स को हम एग या ओवम कह रहे हैं। ठीक, आएंगे नहीं, प्रैक्टिस से आईक्यू नहीं बढ़ सकता भाई, प्रैक्टिस से या अच्छे एनवायरमेंट से बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। इंपैक्ट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या अच्छे टीचिंग मेथड्स। एनवायरमेंट जो है लंबे समय तक अगर अच्छा मिले तो आईक्यू को इंपैक्ट कर सकता है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आप पैदा हो गए और अचानक से फिर बदल जाएगा वो आईक्यू। आपके माँ बाप को अच्छा एनवायरमेंट मिला, अगली पीढ़ी का आईक्यू बेहतर हो जाए, ये संभावना है, लेकिन आपकी एक ही जनरेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से आपका आईक्यू जो है 100 था और 150 पहुंच गया। 2, 4, 5, 10 पॉइंट का मैक्सिमम असर जो है आता है, पॉजिटिव असर आता है अच्छे एनवायरमेंट का आईक्यू पे, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम्स। ये जो जाइगोट है स्पर्म और ओवम के मिलने से जो बना था, इसमें टोटल जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या है, वो सेल हैं जो आपके जेनेटिक्स को या आपके जीन्स को ट्रांसफर करते हैं, जीन्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है ना, कौन, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के माध्यम से जीन्स का ट्रांसफर होता है, जो आपका जेनेटिक मेकअप है वो क्रोमोसोम्स के माध्यम से। आप देखते हैं वो डीएनए आरएनए में इस तरह की कोई अजीब सी शेप होती है ना, तो वो आपके जीन्स ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से। टोटल क्रोमोसोम जो है जाइगोट के अंदर वो है 46, और क्योंकि ये पेयर में होते हैं तो ये, यानी एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो 46, और अगर हम जोड़ों में बात करें तो 23 पेयर, 23 पेयर। हाँ अजमा, आज कम से कम 5 बार मैं बता चुकी हूं कि यस, आपकी हेरिडिटी से आपका निर्धारित होता है आईक्यू। ये डिटेल नहीं है, ये बेसिक है मनीषा, ये डिटेल नहीं है, और इतना पता होना चाहिए, आए हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियसली। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको, इसको डिटेल नहीं कहेंगे। आने को एक ना आए और आ जाए तो 2-3 आ जाए एक साथ क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियसली पूछा तो जा चुका है। अगर आप देखेंगे तो एग विद 23 क्रोमोसोम्स, चाहे D+ भी हो चाहे वो सीटेट हो, दोनों जगह पूछा जा चुका है। एग विद 23 क्रोमोसोम्स, यानी 23 क्रोमोसोम है किसमें, एग में, यानी फीमेल जर्म सेल जिसको हम कह रहे हैं एग, ओवम भी कह सकते हैं आप, फीमेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल जिसको स्पर्म कहते हैं, उसमें भी 23 क्रोमोसोम है आपके। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल जर्म सेल 23 क्रोमोसोम, मेल जर्म सेल 23 क्रोमोसोम, जाइगोट विद 46 क्रोमोसोम्स, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, निषेचित अंडा बनेगा, जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। और अगर पेयर की बात करें, भाई 2 जर्म सेल के मिलने से पेयर बनेगा ना, तो एक इधर से एक इधर से, तो कितने जोड़े बने, 23 पेयर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आप देखेंगे तो 46 हैं, 23 फीमेल से 23 मेल से, यानी XX या XY जो है वो पूछा जा रहा होगा।
हाँ यस मैम, ये हमने 12th में पढ़ा। हाँ बायो जिन्होंने पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा। तो जैसे अगर आप एग विद 23 क्रोमोसोम्स, तो एक्स एक्स कहते हैं इसको। अभी इस पे आएंगे कि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में क्या अंतर है यहाँ पे। तो ये एक बेसिक बात है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये पेरेंट्स हैं मान लीजिए बच्चे के, ये क्या है, पेरेंट्स हैं। जरूरत नहीं है भाई, है ना, डीएनए का फुल फॉर्म आपसे जनरल नहीं पूछेगा, आज तक तो पूछा नहीं है। आगे अचानक से कुछ भी पूछने लग जाए तो फिर तो बायोलॉजी बन जाएगी। मुझे तो खुद याद नहीं है, मैंने पढ़ा होगा बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा, मतलब पहले तो याद था आरएनए डीएनए दोनों, बट आपके ये क्योंकि पूरी कोई बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी का एक हिस्सा है जितना हमें पढ़ने की जरूरत है वो हम पढ़ रहे हैं। तो कभी पूछा नहीं है हिस्ट्री में किसी भी टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी के अंदर डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म आई नहीं है। आपके लिए स्पेशली आ जाए तो फिर आप पढ़ के चले जाना, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। हम थीसिस नहीं लिख रहे हैं, हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर ऐसा ही होता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आरएनए का उल्टा होता था कुछ। हाँ डीऑक्सीराइबो सेरा, सब अलग अलग बता रहे हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं ना आजकल जनरल साइंस, मैं तो यही पढ़ती हूँ आजकल बस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ यही पढ़ा है मैंने भी। और जो आपका आरएनए था उसका कुछ और होता था ऐसा ही। एनीवे आते हैं और समझते हैं। हाँ ठीक है जी, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या एसिड जिसको आप कहेंगे, तो डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए आपका राइबॉक्स न्यूक्लियर एसिड। ये आप लोग ही बता रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ पढ़ के, बाकी इसकी आवश्यकता है नहीं, आ जाओ इधर। अब अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की, एक तरफ है फीमेल या मदर की, हम बात कर लेते हैं माता जी, ठीक है ना, और दूसरी तरफ है फादर। देखिए कितना पढ़ना है ये भी बहुत जरूरी है, कोचिंग का रोल वहीं आ जाता है, नहीं तो आप अंतहीन पढ़ते रहेंगे, कितना भी नहीं पढ़ सकते हम, समय ही नहीं है उतना, और ना सारा आना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं मदर की, तो मदर में पाया जाता है एक्स एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर, और फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ये नाम है क्रोमोसोम के कि एक्स और वाई, ये दो नाम के क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एक्स के मिलने से फीमेल चाइल्ड और एक्स वाई के मिलने से मेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड का जन्म होगा। तो फीमेल में हमेशा ही एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल्स में जो पेयर है वो एक्स एक्स का ही है। तो जब पेयर ही एक्स एक्स का है, अगर मेरे पास है ही 2 रोटी, तो मैं 3 थोड़ी दे दूंगी किसी को, 2 ही रोटी दूंगी भाई। अगर मेरे पास जूस है ही नहीं तो मैं जूस थोड़ी दे दूंगी किसी को, या ब्रेड थोड़ी दे दूंगी अगर मेरे पास रोटी ही है तो, समझ लो बात। तो जैसे फीमेल्स के पास जो है क्रोमोसोम का पेयर वो एक्स एक्स ही है, तो वो वाई तो नहीं दे सकती जब है ही नहीं वाई। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर है मदर के पास, और मेल्स में पाया जाएगा एक्स वाई क्रोमोसोम या फादर में। तो अब यहां पे 2 प्रोबेबिलिटी बनती हैं कि अगर मेल फीमेल से तो एक्स एक्स ही जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि उनके पास है ही एक्स एक्स। तो फीमेल से एक्स एक्स चला गया, 2 बच्चे हैं मान लो, एक्स फीमेल से आया, एक्स ही आ गया मेल से, एक्स वाई में से में कुछ भी आ सकता है मेल्स में से। तो ये एक्स एक ब्लू है और एक्स एक पिंक है, कि पिताजी से एक एक्स क्रोमोसोम आया और माताजी से एक एक्स क्रोमोसोम आया, पेयर ऐसे बना है, ठीक है। अब ये जो है डॉटर्स का जन्म हो गया या बच्ची होगी अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो। अगर फादर से जो है वाई क्रोमोसोम आया इस बार, और मदर से तो एक्स ही आना है, तो एक्स वाई मिलके जो है सन का जन्म हो जाएगा, ठीक है ना, सन का जन्म हो जाएगा। तो ये सिंपल है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब मदर जो है फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, गर्ल, और अगर एक्स वाई है तो बॉय चाइल्ड, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ पिंक गर्ल्स और ब्लू जो है बॉयज का, ये स्टीरियोटाइप है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, हम इस पे आएंगे, और ये सारी दुनिया में यूज होता है स्टीरियोटाइप। बहुत अच्छा ध्यान दिया है आपने, मेरा भी ध्यान इससे पहले इस पे नहीं गया था, अगली बार मैं इसको चेंज ही करा दूंगी, स्टीरियोटाइप को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अभी हम जेंडर पढ़ेंगे अगली 1-2 क्लास में। तो ये ऐसे जो है आपको याद रखना है कि एक्स एक्स मतलब फीमेल चाइल्ड, एक्स वाई मतलब मेल चाइल्ड। अगर हम बात करते हैं तो अगर ये कितने टोटल पेयर बनते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई के, तो ये बनते हैं 23 पेयर। अब ये जो 23 जोड़े हैं जाइगोट के अंदर कितने हैं, 23 पेयर हैं। एक जाइगोट में या एक फर्टिलाइज्ड एग में या एक व्यक्ति में या बच्चे में कितने होंगे, 23 पेयर पाए जाएंगे। हम सभी में हैं, हमारे पिताजी माताजी में भी हैं 23 पेयर। इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर हैं यानी 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोजोम्स कहे जाते हैं, ऑटोजोम्स कहे जाते हैं।
और जो 23वां गुणसूत्र है 23rd पेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि इससे डिटरमिन होगा या निर्धारित होगा कि बच्चे का जेंडर क्या होगा या सेक्स क्या होगा। बेसिकली जेंडर तो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अगर हम बात करें दीक्षा, तो अगर हम बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम के बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ये निर्धारित होगा आपका किससे? जो 23वां गुणसूत्र है उससे। ठीक है। ऑटोजोम क्या है? ऑटोजोम यानी 22 पेयर्स अगर हम देखें तो ये सेम होते हैं। यानी अगर ये एक्स एक्स हैं तो एक्स एक्स ही होंगे, एक्स वाई हैं तो एक्स वाई ही होंगे। इधर एक्स एक्स, इधर एक्स एक्स और एक्स वाई। 23वां जो गुणसूत्र होगा अगर वो एक्स एक्स हुआ, यानी मेल से भी एक्स आया और फीमेल से भी, फीमेल से तो एक्स आना ही है, तो गर्ल चाइल्ड हो जाएगा, तो सेक्स हो जाएगा फीमेल का। और अगर फीमेल से तो एक्स ही आएगा, मेल से वाई आ गया, तो बॉय चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर बात है? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर आपको हो रही है तो बताओ। कहाँ गायब हो गई प्रियंका? चल तो रही है क्लास। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या समस्या रहती है। मोहन गुप्ता क्या कर रहे हो? मैडम समय बहुत कम है, क्लास भी बहुत लेट से शुरू किया आपने, हम तो पहले से सीडीपी बहुत कम जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं मोहन, उसकी चिंता आप मत कीजिए। समय वो सभी के लिए कम है ना? तो वो आपको पढ़ाया इनफ जाएगा, जितना पढ़ाया जा रहा उतना पढ़ लोगे, दिक्कत नहीं होगी। साथ में प्रीवियस ईयर, आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, याद हो जाती हैं चीज़ें। थैंक यू जी। चलिए, क्लियर? कोई दिक्कत? दिमाग से क्लियर कि दिमाग में क्लियर है ना? ठीक है अर्जुमा, थैंक यू जुपितारा। नाम तो आप लोगों के इतने खतरनाक खतरनाक नाम है ना, एकदम अलग से नाम है। चलिए खैर, समझते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है अबू तालिब, धन्यवाद। तो सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम है 23वां पेयर। 22 पेयर जो है वो बिल्कुल सेम होंगे, इनको ऑटोजोम कहते हैं। ऑटो का मतलब है सेम। अब इसमें अगर 21वें गुणसूत्र में या किसी भी पेयर में दिक्कत हो जाए तो अलग अलग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बच्चे को। जैसे 21वें क्रोमोसोम के जोड़े में या आजेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर, कि अगर 21वें गुणसूत्र के जोड़े में यानी 23 में से अगर 21वें गुणसूत्र में या 21वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल जनरेट हो जाए, यानी दो पेयर बनता है दो के क्रोमोसोम से, एक मेल, एक दो स्पर्म से, दो सेल के मिलने से, एक स्पर्म और दूसरा आपका एग। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल खुदा ना खास्ते बन जाए, डेवलप हो जाए, यानी 2.5 हो गया, 3 हो गया, वॉटेवर, मतलब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कुछ भी जनरेट हो गया इन दोनों के मिलते समय, तो 21वें गुणसूत्र में अगर ये चीज हो गई तो उसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। कॉजिंग डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज। इससे क्या होगा? विकासात्मक देरी हो जाएगी, विकासात्मक विलंब हो जाएगा, विकासात्मक विलंब, विकासात्मक विलंब व बौद्धिक देरी या बौद्धिक विलंब, बौद्धिक विलंब। बात सही है? अगर 21वें गुणसूत्र में दिक्कत हुई है, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राई मतलब कि ट्रिपलेट बन गया, या दो से ज्यादा पेयर में दो होने चाहिए थे क्रोमोसोम, दो से ज्यादा अगर जनरेट हो गए क्रोमोसोम, ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल अगर डेवलप हो गया तो ट्राइसोमी 21। बात सही है? 21वें गुणसूत्र में हुआ है तो इसलिए 21 कह रहे हैं। ट्राइसोमी मतलब दो से ज्यादा, 3 हो गया है या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल डेवलप हो गया फरिया। ठीक है, थैंक यू। तो अगर हम देखेंगे इसको तो इसकी वजह से क्या होगा? ये ट्राइसोमी 21 या इसका दूसरा नाम है सिंड्रोम का, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम यानी डाउन सिंड्रोम हो जाएगा बच्चे को। इसमें क्या होगा? बच्चे का जो विकास है, जो नॉर्मल गति से जो चीज शायद 5 साल में विकसित होनी थी वो 5 साल में ना हो पाए, 6 साल में हो, धीमे हो, दिशा भ्रमित हो जाए, जिसको हम डेविएशन कहते हैं। ठीक है ना? उसका बौद्धिक विकास ठीक से ना हो पाए, डिले हो। भाई कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से स्लो हैं या फिर ठीक से विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम में ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर देर से विकसित होता है तो सबको डाउन सिंड्रोम है, बट डाउन सिंड्रोम है। अगर मिसिंग हो जाएगा क्रोमोसोम तो अभी उस पर आएंगे, उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, उस पर आएंगे अभी। तो यहाँ पे फ्लैट या आमंड शेप की आईज हो सकती हैं। आमंड समझ लो, बादाम की जैसी फ्लैट फेस होगा, नोज फ्लैट, है ना, शॉर्टी स्टॉकी बिल्ड,
प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पाएगी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का। हाँ, जैसे सितारे जमीन पर मूवी में एक डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा था, आपको आसपास जरूर मिल जाएंगे बच्चे। तो विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है, बौद्धिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, शारीरिक विकास कई बार ठीक से नहीं हो पाता। ये सारी दिक्कतें डाउन सिंड्रोम में होती है, जिसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसके बाद आता है एक और जो हम जनरली पढ़ते हैं, जो आपका सिंड्रोम है, जिसको हम टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। ये फीमेल्स में ही होता है। अगर जैसे 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे ना, पेयर बनेगा किसी भी फीमेल में, लेकिन अगर एक एक्स मिसिंग है या पार्शियली मिसिंग है, एक्स का हाफ भी यदि मिसिंग है, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम की वजह से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब आपकी हो जाती है। बात सही है? ये कहानी है टर्नर सिंड्रोम की। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, तो ये फीमेल्स में होता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम अगर पार्शियली मिसिंग है, पूरी तरह से मिसिंग है ना, तब जो है ये दिक्कत होगी, जो टर्नर सिंड्रोम वाले। इसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डेवलप या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फीमेल में देखी जा सकती है ना। जेनेटिक, या फिर हम कहें, इसमें कोई नाम नहीं होता कि कौन सा वाला जो है मिसिंग हुआ, ये सेक्स क्रोमोसोम में ही मान लो आप 23वें गुणसूत्र के अगर उसमें, तो आपको फिर टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। DEET+B का पेपर ऑनलाइन होगा और CTET का पेपर ऑफलाइन होगा, सिंपल है ना। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, देखिएगा आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। अब जुड़वा बच्चों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आप में से कोई है ट्विन? आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस, जुड़वा बच्चे तो सुने होंगे, 2 बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं या कुछ देरी के विलंब से पैदा हो रहे हैं। ट्विंस, राम श्याम सीता गीता, ठीक है, मूवीज बनी हुई हैं। कोई 2 जुड़वा बहनें, 2 जुड़वा भाई, 2 जुड़वा भाई और बहन, दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं 45, वो 45 इसलिए है ना क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम लास्ट है, तो पेयर बनेगा 45 और 46 से लास्ट वाला, और विमेन जो वो सेक्स डिटर्मिनेंट है वो लास्ट वाला ही है, तो इसलिए उसका नंबर मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम से निर्धारित होगा ना, कि अगर टर्नर सिंड्रोम है तो आखिरी में जब एक्स एक्स मिल रहे हैं वहां। हाँ, तो किसी को याद आ रहा है आसपास, जानते होगे आप, जैसे मेरे कजन्स हैं, मेरे चाचा के बेटे दोनों, तो वो एकदम आइडेंटिकल ट्विंस ही हैं, है ना। आपने भाई बहन देखे होंगे 2। हाँ, मेरे एक दोस्त जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वो और उसकी बहन जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। मैं तो अभी कल परसों मिली तो मैंने बोला उनको, तो मतलब आइडेंटिकल नहीं है, फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल तो वो नहीं है, आइडेंटिकल में तो सेम जेंडर होता है, ठीक है ना। मामा का लड़का है कोई कह रहा है, भाई 21वें में होता है तो होता है, अब इसमें क्या कह सकते हैं। अब सूरज जो है पूर्व से निकलता है तो निकलता है, अब ट्राइसोमी 21 में ही होता है तो होता है ना, ठीक है ना। ट्रिपलेट्स हैं मेरे, आयुषी कह रही हैं, बहुत ही बढ़िया जी। तो आपने देखा है, हाँ मुझे ट्विन गर्ल्स हैं, कौशल कह रहे हैं, हमारे कई बार क्लासेस में आते हैं लोग जो 1-2 बार हुआ है ऐसा कि ट्विंस आए हैं। तो जुड़वा यानी 2 बच्चे हैं। अब ये 2 प्रकार के जुड़वा होते हैं, एक तो होते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस, यानी जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल का मतलब ये एकदम सेम, तो ये सेम जेंडर होगा इनका, सेम सेक्स होगा बेसिकली। जेंडर में क्या डिफरेंस है ये चैप्टर आएगा आगे, तब बात करेंगे। मतलब 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां होंगी, 2 लड़के हैं तो 2 लड़के होंगे आइडेंटिकल ट्विंस में। लगभग हेरिडिटी 90% तक सेम होती है, 0.89% तक। अगर आप देखोगे फ्रेटर्नल ट्विंस जो दूसरा प्रकार है, जुड़वाओं के 2 प्रकार हैं बेसिकली। फ्रेटर्नल, इनको इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज, मैं हिंदी में बता दूंगी। इसको एक युग्मनज कहते हैं, यानी जो आपका सिंगल एग और सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, और फ्रेटर्नल जो है इसको 2 वो कहेंगे कि 2 सेपरेट ओवम और 2 सेपरेट स्पर्म के मिलने से 2 अलग वो बनते हैं जाइगोट, प्लेसेंटा बेसिकली। पिंकी और रिंकी, हाँ मतलब ये सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अपने आसपास, मेरे पापा एंड बुआ हैं कोई कह रहा है, ठीक है जी। तो फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होगा, फ्रेटर्नल ट्विंस में 2 अलग अलग जेंडर के भी बच्चे हो सकते हैं, सेम के भी हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट जेंडर भी हो सकते हैं,
या डिफरेंट सेक्स हो सकते हैं, जेंडर कहना गलत होगा, कि मेल या फीमेल मेल, मेल मेल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे एक तो आइडेंटिकल में सेम सेक्स रहेगा, यानी फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल, शक्ल भी सेम रहेगी, हेरिडिटी भी लगभग सेम रहती है, लगभग 90% तक। पूरी तरह सेम कोई नहीं होता दुनिया में, यानी दो लोगों के फिंगरप्रिंट एकदम सेम नहीं मिलेंगे, चाहे जुड़वाई क्यों ना हो। फ्रेटर्नल में क्या है, ये मेल फीमेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, यहाँ पे शक्ल अलग भी हो सकती है फ्रेटर्नल में, जरूरी नहीं है कि शक्ल सेम ही हो। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल यानी एक रूपी युग्मनज एवं द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल एकदम सेम डिट्टो, बिल्कुल सेम जेंडर, सेम सेक्स, सेम शक्ल। फ्रेटर्नल में डिफरेंट शक्ल हो सकती है, डिफरेंट जेंडर हो सकता है, यानी दो भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ पे भाई भाई हैं तो भाई भाई ही होंगे, बहन बहन है तो बहन बहन ही होंगी आइडेंटिकल में। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये बनते कैसे हैं, मतलब कैसे फॉर्म होता है इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है जाइगोट का। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं वो दो अलग, यानी एक स्पर्म सेल और एक एग के मिलने से जो सेपरेट प्लेसेंटा या जाइगोट बनेगा, है ना, वो ऐसे ही दूसरे स्पर्म से एक दूसरा एग फर्टिलाइज्ड हुआ, और ये दो एग और स्पर्म से दो अलग अलग प्लेसेंटा या दो अलग अलग जाइगोट बने, और दो अलग अलग बच्चों का जन्म हुआ, तो वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, है ना, और वो सेम सेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन दो अलग सेट ऑफ एग सेल और स्पर्म सेल के मिलने से बने हैं। वहीं आइडेंटिकल ट्विंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सेम सेक्स के हैं और सेम एग और स्पर्म से मिलकर के बने हैं, यानी एक ही स्पर्म से और एक ही एग से बाद में इसी में डिवीजन हो गया, तो ये शेयर्ड और सेपरेट प्लेसेंटा में रहते हैं। तो ये आइडेंटिकल है, इसलिए इनकी शक्ल सेम होगी, इनकी हेरिडिटी लगभग सेम होगी 90% तक, इनका सेक्स सेम होगा, सब सेम है आइडेंटिकल में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये ऐसे देख सकते हो कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वन एग वन स्पर्म, सेम प्लेसेंटा या डिफरेंट प्लेसेंटा, लेकिन ये एक ही स्पर्म और एक ही उससे बने हैं, क्या कहते हैं, एग सेल से। नहीं, मेरे पास बायोलॉजी नहीं था भाई, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए पढ़नी होती है, बहुत सारे टीचर तो लाइफ लॉन्ग पढ़ता है ना। अभी तो आप ये सोच रहे हैं कि एक बार एग्जाम निकल जाए फिर तो देखें नहीं किताबों की तरफ, बट पढ़ना तो जीवन भर है। अगर अच्छा टीचर बने रहना है तो, चाहे आप स्कूल में, तो चलो लिमिटेड होता है सिलेबस और वही चलता रहता है बहुत साल तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बदलता रहता है ना, और कोई अंत नहीं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, तो वो है। लेकिन फिर भी स्कूल में भी आप कोशिश करें नए नए मेथड से पढ़ाएं, लेसन प्लान बना के जाएं हमेशा। ठीक, तो 2 एग्स और 2 स्पर्म सेल ये सेपरेट हैं फ्रेटर्नल में, दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग, और ये बेसिक बायोलॉजी तो सभी ने पढ़ी है ना, 9th-10th तक होती ही है। हाँ, आज यूट्यूब पे लेंगे भाई क्लास। तो ये एक बात हो गई, ये ट्विंस की बात हो गई। जैसे ये आप देख रहे हो सेम है, ये आइडेंटिकल है, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, दोनों बहनें हैं या तो दोनों भाई होंगे, सेम सेक्स होगा। जो फ्रेटर्नल है इनमें डिफरेंस हो सकता है और ये भाई बहन भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट की चर्चा कर लेते हैं। हेरिडिटी पे हमने इनफ बातें कर ली हैं कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट, हेरिडिटी जो है लिमिट सेट कर देती है, रॉ मटेरियल दे देती है ना, ये सब बातें हमने की है। चलिए खैर, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण की बात करते हैं। हमने अब तक हेरिडिटी पे बहुत चर्चा कर ली, ट्विंस ये वो फलाना ढिमका, ये सब बातें हमने हेरिडिटी के बारे में, कितने पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट में अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो 46, पेयर पूछेगा तो 23, यानी 23 जोड़े हैं, 46, 23 इंटू 2 कर दो, 23 गुणा 2, क्योंकि पेयर में दो जो है स्पर्म और एग सेल्स होंगे तो वो 46 हो जाएंगे। अब एनवायरमेंट की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स, यानी एनवायरमेंट वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति को प्रभावित करता है उसके जीन्स को छोड़ करके, यानी पर्यावरण जीन्स को छोड़कर व्यक्ति को प्रभावित, जो कुछ भी जीन्स के अलावा, यानी आपकी हेरिडिटी को छोड़ के जो भी आपको इंपैक्ट करे वो पर्यावरण का हिस्सा है। यानी मेरी आंखों का रंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे कोई बीमारी लग सकती है, अगर एनवायरमेंट कोरोना में अगर एनवायरमेंट में कोई बीमारी है तो बीमारी हो सकती है। तो जो भी हेरिडिटी, प्लेसेंटा बेसिकली आपको जो गर्भ में जब आप रहते हैं तो पूरा फूड वगैरह न्यूट्रिशन आपको प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्रोवाइड होता है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, बस सिंपल याद रखना है कि दो पेयर ऑफ स्पर्म और एग सेल्स से अगर अलग अलग सेपरेट से बन रहे हैं तो फ्रेटर्नल, एक ही स्पर्म और एक ही एग सेल्स से बच्चे जो है ट्विंस बन रहे हैं तो वो आइडेंटिकल। ठीक, अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट वो सब कुछ है, आपके जीन्स को छोड़ के बाकी जो भी कुछ है वो एनवायरमेंट है, आपकी हेरिडिटी को छोड़ के जो भी कुछ है एनवायरमेंट है। ठीक है, और एनवायरमेंट डायनेमिक होता है, ये आपको पता ही है। तो अगर हम देखें, दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जो फैक्टर्स हैं यानी ये जो पर्यावरणिक कारक हैं ये व्यक्ति के
किसको, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑफ कोर्स आप किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, क्या खाना आपको मिल रहा है, किस मेथड से आपको पढ़ाया जा रहा है, किस भाषा का इस्तेमाल है, क्या कल्चर है, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, ये सब चीजें आपके विकास को प्रभावित करती हैं। तो एनवायरमेंट आपके विकास को तो प्रभावित करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम बच्चों को अगर आप एक बच्चे को अमीर परिवार में छोड़ दीजिए, एक को गरीब परिवार में छोड़ दीजिए, 10 साल बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा, इंटेलिजेंस में भी अंतर मिल जाएगा। बहुत बड़ा नहीं लेकिन मिल जाएगा, लेकिन दिशा बिल्कुल अलग मिल जाएगी, बहुत बड़ा अंतर वहां मिल जाएगा। फिर आपको हो सकता है एक साइंटिस्ट बन जाए, दूसरा बहुत बड़ा टेररिस्ट भी बन सकता है। अगर आईक्यू तो क्योंकि सेम ही है लगभग, आईक्यू में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में जो है अंतर दिखेगा उसमें भी। ठीक है ना। चलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अभी तक इसी पे लटके हुए हो हैं? ट्रेन निकल गई, रामायण खत्म। देखो, एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स। जो वातावरण है वो आपके परिवेश के सभी पहलुओं को शामिल करता है अपने अंदर। जैसे आपका सोशल एनवायरमेंट, यानी लोग या समाज कैसा है आपके पास, वो एक एस्पेक्ट हो गया, जिसको आप पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी कह देते हो, भाई लोग कैसे हैं आसपास, क्या माहौल चल रहा है ना। और दूसरा आपका फिजिकल एनवायरमेंट हम कह देते हैं कि आपकी जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है। आप अमेरिका में रहते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, वहां का मौसम AQI, दिल्ली में रहते हैं तो 500-700 AQI है, वॉक करो गिल्ट महसूस होता है कि भाई मर जाएंगे ऐसे तो, है ना। रोज दिमाग में एक बार विचार आ जाता है कि दिल्ली छोड़ दी जाए क्या, है ना, कि क्यों हैं हम यहाँ, क्या मिल रहा है ऐसा, है ना। वो तो हमारे यहाँ भी है जमाल। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये कहानी है। तो पर्यावरण में परिवेश के सभी ऑल एस्पेक्ट, सारे पहलू आ जाएंगे, चाहे वो आपकी सामाजिक परिवेश हो, चाहे वो आपका ये जिसको हम कहते हैं फिजिकल या क्लाइमेट से रिलेटेड जो परिवेश है, खाना पानी, वट एवर इट इज। ठीक, सोशली इमोशनली सारे एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं। तो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल। भाई आप आर्थिक स्थिति जो है वो भी तो एनवायरमेंट से ही कहीं ना कहीं डिक्टेटेड है ना। अमेरिका का गरीब और इंडिया का गरीब सेम थोड़ी होगा। वहां के गरीब को आप देख के हंस सकते हो कि अच्छा ये गरीबी है, तो इनको तो गरीबी का पता ही नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश। भाई एज अ टीचर, एज अ स्कूल, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, ये वर्ड ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करना बच्चे को। कॉन्ड्यूसिव बोले तो यानी ऐसा वातावरण जहां बच्चा फल फूल सके, मतलब समृद्ध परिवेश जहां फ्लरिश कर सके बच्चा। अच्छे मेथड्स, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा खेलना कूदना, बहुत स्ट्रेस हर टाइम घर में चैं पे ना हो, कलेश ना हो, रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, पानी लाएंगे तो साफ कहां से मिलेगा, ये सब क्या रोना पीटना ना हो। समृद्ध वातावरण या समृद्ध परिवेश, अच्छे मेथड से पढ़ाया जाए, बच्चा डर के माहौल में ना रहे, बच्चा टीचर से पूछ सके चीजें, खुल के अपनी बात कह सके, दूसरे की बात सुन सके। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये टीचर को तो बेस्ट कोशिश करनी है। अब वो हेरिडिटी तो चेंज नहीं कर सकता, एनवायरमेंट ही है जो बेहतर प्रोवाइड किया जा सकता है। हेरिडिटी तो कोई भी क्या ही चेंज करेगा। ताकि अभी बात चल रही है कि हम गर्भ में ही अपने डिजाइन का बच्चा बनवा लें, लेकिन वो अभी बहुत दूर की बात है। अभी एक्चुअल में हमारे यहाँ तो एटलीस्ट नहीं है ये सब चीजें कि आपका मन किया तो अपने मन की शक्ल आपने चेंज करा ली बच्चे की गर्भ में ही। वहां तक पहुंचने में अभी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को टाइम लगेगा। बाहर भी आई थिंक इतना प्रेवेलेंट नहीं है ना। अभी इनिशियल नेसेंट स्टेजेस में है ये सब परिवर्तन जो है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट की या समृद्ध वातावरण की या समृद्ध परिवेश की, तो एनवायरनमेंट का नर्चरिंग होना जरूरी है, यानी बेहतर एनवायरनमेंट हो जहां बच्चा फल फूल सके, उसको पढ़ने लिखने खेलने कूदने का अच्छा माहौल मिल पाए, दिमाग के लिए भी अच्छी एक्टिविटीज अच्छे मेथड से पढ़ाया जाए। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में आपको पता ही है कि इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है कि नेचर का मतलब है हेरिडिटी जो कि फिक्स्ड है, आपकी जेनेटिक मेकअप है ना, जो कि फिक्स्ड है या मैं कहूँ स्टैटिक है, स्थिर है। बहुत धीमे धीमे कभी परिवर्तन आता है, बहुत सालों में जाके, कई बार जनरेशंस में जाके। और नर्चर आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण या परिवेश, जिसको आप क्या कह सकते हैं, ये डायनेमिक है। क्या है ये? डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, कह रहे हैं आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिला तभी आप एक बेहतरीन। संध्या, डिपेंड करता है, रिलेटिव है सब कुछ, है ना। मेरे कुछ दोस्त जिनको बेहतरीन एनवायरनमेंट मिला, उनको लगता है यार तुमने तो बहुत कम संसाधनों में, तुम तो गांव में थे आधे जीवन, है ना, और बहुत सारी चीजें जो मिली ही नहीं, फिर भी तुमने ये कर लिया। किसी को लग सकता है जो मेरे से
कम स्थिति से आ रहा हो उसको लग सकता है कि यार आपको तो बहुत कुछ मिला है यार, बचपन में 6th क्लास में साइकिल भी मिल गई थी, बताओ, पहनने के लिए कपड़े भी थे आपके पास, तो खाने पीने के लिए दूध भी था। तो रिलेटिव है सब कुछ, है ना। बट हाँ मुझे तो लगता है अच्छा ही मिला, मतलब वो तो आपका देखने का नजरिया, आप कमियां निकालो तो भाई निकालते जाओ, लेकिन रिलेटिव हैं ये सब चीजें, कि जो आपको ज्यादा लग रहा है हो सकता है किसी को कम लगे, किसी को कम लग रहा है हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। भाई अंबानी की शादी में 100 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिया है, जितने भी, मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं, बट ये तो पता ही ना, पूरे देश में हल्ला था, न्यूज में था कि बहुत पैसा लगाया, सबको बुलाया, ये वो। तो वो उनकी नेटवर्थ का कितना परसेंटेज है, शायद 1%, 2%, जो भी है ना। हो सकता है आप 50 लाख लगाए या कोई 50,000 लगाए, वो उसकी नेटवर्थ का 90% हो, 50% हो सकता है जितना है लोन लेना पड़े उसके लिए भी। तो रिलेटिव हैं चीजें। हाँ, हाँ टीचर्स हैं भाई हमारे घर में सब, ये कह सकते हैं। चलिए, टेक केयर, कल मिलते हैं। इसकी जो आगे की चर्चा है, इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, वैसे तो हम चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ी ही देर लगेगी, नहीं नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी है आज यूट्यूब पे 9:15 की, और मैं थोड़ी सी हूँ थकी हुई। यार एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो आपने एनवायरमेंट से अर्जित किए हैं, कोई आदत हो सकती है आपकी, बोलने का तरीका हो सकता है, वोकेबलरी हो सकती है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हैं जो जेनेटिक्स से मिले हैं आपको, वो आप इंडिविजुअल डिफरेंस में भी पढ़ेंगे हम, फिर से आएगा वो। अब किसी का कोई डाउट हो, कुछ मन में सवाल हो, तो आप, मैं 5 मिनट आपको दे देती हूँ, तो आप पूछ सकते हो, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। इसके आगे की बात कल